बहुत बड़े अफसर की माँ थी कमला। उसका बेटा पूरे 60,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते गुलाबी बैंगनी नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती। उनकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता। शुरू शुरू में दो एक बार रवि ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट माँ को लाकर रख दिए। उसने भी लक्ष्मी माता के आदर को अपने माथे के लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने रवि से कहा, महीने की महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो रवि? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रमा, कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर रख दे। रवि ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इनके उनके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रवि चुप हो गया, लेकिन कमला ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए वर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा और संयोग मात्र था कि रवि पगार लेकर आया था और बहू घर पर न थी। मात्र भगत बेटा 100 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियाँ माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया। ऐन मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़ी जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। एहसास सा जताते हुए रुपये लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा खिंचा सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। रवि कहे कि पूरे 50,000 है, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 1,000 रुपये कम है। रमा, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 50,000 रुपये लेकर संभाल कर लाया था। आश्चर्य ही कर सकते हैं, बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। रवि तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रखती थी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक! जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी सारी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है! कमला की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर रवि परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद ही जानता था। इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज़ में रमा से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती है। वह तुनक कर बोली, रवि, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह भी हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूँ गांव में? कौन देखभाल करने वाला है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल कांपती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ाऊं। रवि ने रूखे स्वर में कहा। रवि, तुम इतने बड़े अफसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो, सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो? मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात को तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा
कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आऊं। महीने 2 महीने की बात है, अपने साथ की औरतों में रहेगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, रमा ने समझाया। सप्ताह भर में यह सब तय हो गया। कमला तो इस बंधन से मुक्ति ही चाहती थी। उसके हाँ करने पर रवि ने भी तैयारी कर ली थी। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही, शेष कमी रवि ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्करियाँ लाकर पूरी कर दी। पिछले जाड़े की बिमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। रवि और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे रवि, आज गांव की राह कैसे भूल गया? बिमला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने आ गए। रवि ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न लेते आए देवर जी? हम भी देख एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी। वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे, रवि ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैलिन हो जाए, भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज़ रोज़ तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज़ तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं, तब वह गांव में क्यों आने वाली है? ठीक है, उसको शीश महल में रखियो, 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाता है। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा रवि, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? बिमला काकी को जैसे बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। यह गंभीर हो गया। तो भी बेटा 50,000, 60,000, लाख, वह बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कट कटाकर बस यही कोई 40-50,000। काकी कंजूसी। 40-50,000? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी आश्चर्य से कहा। यह कोई ज़्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, रवि ने विवशता दर्शाई। देवर जी, तो इसलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च दोगुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। रवि ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है रवि, जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बेचारी कमला ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसके आत्मा मत दुखाना, बिमला काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, रवि ने और प्रसंग बदलकर खेतीबाड़ी की बात करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। रवि भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 1,000 रुपये थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे छोटे बच्चे के लिए दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 1,000 रुपये देकर गया था रवि, और माँ को उन 1,000 रुपयों में पूरी गृहस्थी जमानी थी।
लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 100 रुपये ही बचा पाई। अभी रोज की दाल भाजी बाकी ही थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ ज़रूरत है। वह सोचने लगी, सुबह चाय तो बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 1000 रुपये उसको दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 450 रुपये की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता, दादी मनी आर्डर आया कि नहीं, आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी आर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 600 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 200 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 10 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें और नाती पोतियाँ उनके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर कमला ने अपने चेहरे पर कभी सिकन तक नहीं आने दी थी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई, भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। कमला जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। कमला ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से कमला के घर में चूल्हा तक नहीं जला। खाली पेट चारपाई पर पड़ी रह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी करने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट कमला डाके के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नज़र पड़ी। कुत्ता न जाने कहाँ से एक रोटी उठाकर सूने आंगन में बैठा आराम से खा रहा था। कमला दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से इच्छी और आंखों से आंसू निढाल से अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। कमला अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा यमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। कमला चारपाई पर निराश हताश सी बैठी कभी झबरू को और कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा लगाकर डालकर छप्पर में ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे न मरने दे रही थी और न ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने की बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर झटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई पर बैठ गई। थोड़ी देर में ही उसकी आंतड़ियाँ फिर कुलबुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उगाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। वह
हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफ़ेद मटमैला सा हो गया। उसने कपकपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर एक ही पल में सारा पानी अपने पेट में उड़ा लिया। काफ़ी देर वह वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर जाकर झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भगवान उसे ऐसी सज़ा क्यों दे रहा है। वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने पर विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी आर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया है। वह कल की चिंता से विचारों में डूब गई। बाहर से आवाज़ आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। कमला उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी आर्डर लेकर आया है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। डाकिये ने कहा, अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी आर्डर लेकर आता? कोई उधार से भेजेगा तभी न मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़े ही कुछ लेकर आओगे, यह तो भेजने वालों की नीयत पर ही है। दादी, पहले 50 रुपये दो, तभी मनी ऑर्डर मिल जाएगा। दादी ने कहा, इस बार बैरंग मनी आर्डर आया है। बैरंग मतलब मनी आर्डर भेजने वाले ने वहाँ सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज़ पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं, तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है। इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने के वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचा है। अब जल्दी से 50 रुपये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 50 रुपये कहाँ, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो, मैं किससे मांगने जाऊँ बेटा? यहाँ रुपए देने वाला कौन है? तुम ही 50 रुपये काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा? महीने में पगार मिलती है, 2 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लाओ पैसे मुझे दे दो। पहले तुम 50 रुपये लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकता हूँ। ऐसे कौन देगा बेटा? यहाँ किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे साथ ही चलो, मैं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। यह क्या बात हुई दादी? मुझे और भी बहुत से काम हैं। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम मुझे सौंपा है। यह तो नहीं कहा मैं साथ साथ घूमता फिरूं। तो बेटा, तुम ही कोई रास्ता बताओ, लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वह तो बिना पैसे के कुछ नहीं देता है। 50 रुपये कैसे देगा? ठीक है चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी नहीं करूँगा। उसने एहसास सा जताते हुए दुखी स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। कमला ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चले। वह भी अपनी साइकिल घसीटते उसके साथ चला, किंतु न जाने क्या सोचकर उसके पाँव पीछे ही पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाए सा बैठा ऊँघ रहा था। कमला को अनजान डाकिये के साथ आया देखकर वह थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा। लाला जी, 500 रुपये की खुले दे दो। हाँ हाँ, 500 क्या, 1000 का खुला ले लो। कहाँ है 500 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से 500 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 50 रुपये दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो।
लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर से नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति तथा कमला दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 50 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 50 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनी ऑर्डर फार्म तक का इंक पैड निकालकर कमला का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फार्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम को देखकर फार्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फार्म और इंक पैड लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी कमला को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कमला तुम्हें भी कुछ लेना है क्या? हाँ लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाता तो। हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। कहाँ का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप शेर भर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकालकर तोला और कागज़ की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टीन के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वह घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देखकर पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी की तकरार नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी। 50 रुपये का आटा और दाल के 20 रुपये, 70 और पिछले 220 रुपये, ये हो गए 290 और 50 रुपये खुले के लिए कुल मिलाकर 340 रुपये। पहले तो शेर भरी आटा लिया था लाला जी, उसके 220 रुपये। लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्च मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी? मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी। तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया। मैं तो एक बोतल घासलेट के पैसे भूल ही गया था। 340, 390 और मेरे बेटे दूलीचंद ने दूध के 170 रुपये भी दुकान के खाते में लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए? कुल मिलाकर 560 रुपये हो गए हैं। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 50 रुपये की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी। 600 रुपये की उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपये के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है। इसलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की ज़रूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में न जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन लाती हूँ। वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। देखो कमला, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं, अपना पेट तन काट कर और बाजार से पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे के लोभ में दिन रात भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरत का सामान ला कर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम सब अपने बच्चों को न देकर लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नर में सूखी कटिया घर में डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम, और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया। वह सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान नहीं लिया है। अब बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 50 रुपये के लिए बेटे की कसम खाऊं, यह नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 50 रुपये दे दिए इनाम में। हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतज़ार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वह तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो रवि ने वहाँ जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था। कमला ने स्पष्टीकरण दिया। क्या बैरंग मनी ऑर्डर?
हाँ लाला जी, उसने बताया कि रवि ने वहाँ फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 50 रुपये भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बैरंग होता है, यह तो पहली बार सुना है। यह रोज का डाकिया तो नहीं। हाँ, था तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसलिए था तो डाकिया ही। हाँ, था तो डाकिया ही, मगर लगता है वह तुम्हें बावला बनाकर चला गया। कमला, बैरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बैरंग मनी आर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है। वह तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य उभर कर आ गया। रोटी के लकड़ी लेकर झुमरू पर झपटी थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी। उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दे। ऊंची आवाज़ में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हक्का दो, दो डंडे मार दो, वह तो किधर भी मुड़ जाएगा। कमला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर ही है। तू भी सब्र कर ले कि तेरा बेटा। नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वह तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। उसकी शुष्क आंखों से आंसू उमड़ाए थे। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता। कमला ने कहा, तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा तो वह भी बैरंग। ऐसा ही लायक होता है तो अपने पास न रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वह तुझे यहाँ बेसहारा अकेली छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो ये अनपढ़ गंवार ही भले हैं जो दुख सुख में साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा रवि तो ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। जब से ब्याही आई हूँ ऐसे ही जिंदगी बिताई है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, और आज भी मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊँ, तेरी मर्जी, बाकी पैसे जमा कर लूँ, तुम कहाँ संभालती फिरोगी। उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे दे ही दो। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊँगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है तो मैं तुम्हारे खाते में लिखकर रखता हूँ, और जब तुम्हें सामान की ज़रूरत होती सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हों तो ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया जाता है। और रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 390 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त मैं देता आऊँगा। बाकी खुले रुपए नहीं आए हैं। कल दूलीचंद दूध देने आएगा तो वह पहुँचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती है कमला, अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। अब और कौन से बुढ़ापे का इंतज़ार करूं लाला जी, यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है, अभी 50 रुपये लेकर आओ, बाकी शाम को लेकर लाकर देता हूँ, लाला ने कहा, और उठकर दुकान के बीच के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या, और शाम को क्या आपको रुपए देने हैं तो आप ही दे दो। हमने 2 महीने तक इंतज़ार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं। भरोसा रखो कमला, मैं दुकान खोल कर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। कमला शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चले गए लाला को निष्प्राण सी देखती रह गई।
दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों के कपकपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश कमला डगमगाते शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला ने कमला के नाम आई बैरंग मनी ऑर्डर के 950 रुपये के हिसाब को 1.5 महीने तक खींचकर ऐसा समेटा कि बूढ़ी कमला एक दिन भी पूरी रोटी न खा सकी। झबरों का हिस्सा भी सिमट कर चौथाई रोटी तक रह गया था। लेकिन वह मोहल्ले भर में भटकने के बाद आखिर कमला दादी के आंगन में ही आकर बैठता और डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक जाता रहता। लेकिन डाकिया न आना था और न वह आया। आज 1.5 महीने बाद कमला एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने बिना काम की व्यवस्था दिखाए हुए और मिर्च की खाली बोरी झाड़ने के बाद उसे उपेक्षापूर्वक देखा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ कमला, तेरी तबीयत तो ठीक है न? हाँ लाला जी, लेकिन तबीयत की क्या कहूँ, यह मेरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। कितना ही जतन कर लूँ, प्राण निकलने का नाम नहीं लेते। आटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन यह दुश्मन फिर भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक सेर आटा दे दो तो मेहरबानी होगी। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सारा ख़त्म हो गया? अभी? कब लाला जी? 1.5 महीने पहले सेर भर आटा ले लिया था। उससे पहले भी 1 सेर ही तो आटा दिया था आपने, कमला ने याद दिलवाया। मतलब कि तुम 1.5 महीने में 2 सेर आटा खा गई, और इस उम्र में भी तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कमला। लाला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे नसीहत दी। क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकलने पर भी आटा ख़त्म हो जाता है। बेचारा झबरू भी खा लेता है। खुद के पेट का कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन तू दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ेगी। अब कौन से परलोक की बाल बांध रही है कमला? तेरा परलोक, लोक परलोक तेरे सामने तो आ गया है। तेरे बेटे रवि ने मनी आर्डर नहीं भेजा ही नहीं, अभी तक तो नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए। आप बाकी बचे हिसाब में सेर भर आटा दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। तब तक मैं काम चला लूँगी। हिसाब में अब क्या बचा है कमला? 400 रुपये में से 250 रुपये का सामान ले चुकी हो, और तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। दुलीचंद तेरे लिए पाव दूध रोज लेकर जाता था। राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया? लेकिन तेरे कारण मेरा तो पाव भर दूध का हर्जाना हुआ ना। पाव आध पाव दूध तो गाय पोसते वक्त बछड़ पी जाते हैं लाला जी। बच्चिया ऐसे कैसे दूध पी जाएगी? मैं उसके मुंह पर मोहरी लगा कर रखता हूँ, और गाय के सेर 1.25 सेर दूध में बरकत भी कहाँ होती है। न बच्चों के मुंह पड़े और न ही रोज़ के बंदी वालों को दूध पहुँचे। मैंने 15,000 रुपये खर्च करके भैंस खरीदी, तभी घर के किसी घर में दूध पहुँचा पाया हूँ। लेकिन लाला जी, मैंने छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम। हाँ वही तो बता रहा हूँ, तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए 1 पाव दूध रोज़ मेरे घर से तो निकलता था। लड़का उसे लेकर लिए फिरता, और जब तक वह सबका दूध पहुँचा कर फारिग होता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीनों से कितनी गर्मी पड़ रही है, तू खुद ही बता। गर्मी से दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 सेर दूध बर्बाद हो गया, लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया। 70 साल 140, 70 140 और फिर तकाजा करने आ गया। लाला जी, मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके 250 रुपये कैसे हो गए? कमला ने दुखी स्वर में कहा। एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई थी तब, और दोबारा दाल आटा लेकर गई। 50 रुपये का आटा और 20 रुपये की दाल, 70 210 रुपये हुए। और एक बार तू मटर और दूसरी बार गोभी लेकर गई थी। 20 और 20 40 और 240 250 हुए कि नहीं लाला जी? आप खुद 2 वक्त के आटा दाल का हिसाब बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही आई हूँ, तीसरी बार तो अब आई हूँ, वही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है।
कमला, मैं गांव में दुकान खोल कर बैठा हूँ, ऐसे बेईमानी करने लगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा। लेकिन लाला जी, गोभी, मटर, आलू, प्याज, टमाटर तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखे। खाने की तो बात ही दूर की रही। आप कहीं चूक कर रहे हो, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ। अरे राम, उनके कानों को हाथ लगाया और क्षण भर बाद ही बोला, चलो तेरी बात मान लूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन भई खाता तो झूठ नहीं बोल सकता। तू खुद देख ले, इसमें गोभी और मटर लिखा है कि नहीं। मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा कर देख ले। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आस औलाद मेरे भी है। मैं 2-4 पैसों के लिए अपना ईमान क्यों बिगाड़ूंगा। आखिर मुझे भी भगवान को जान देनी है। तू बता, तुझे क्या चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, आपके हिसाब में बाकी बचे मेरे 150 रुपये मुझे दे दो, बाकी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों, कहीं दूर किसी दूसरी दुकान से सौदे लेने का इरादा है। नहीं लाला जी, मुझे अब कुछ किसी से कुछ नहीं लेना। सोचती हूँ दाल आटे से पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही पेट भर कर देखती हूँ, शायद उसके बाद फिर कभी भूख नहीं लगे। कमला, लगता है तू पैसे के लोभ में पगला गई है। कभी किसी को रुपए खाते भी देखा है। खाने के काम तो अनाज ही आता है। बड़े बड़े लखपति भी अनाज ही खाते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात तो सिर्फ ऊपरी चमक दमक है। धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत ही गहरी बात कही, लेकिन मैं रुपए खाकर ही मरना चाहती हूँ। आप मेरा हिसाब कर दो। लाला, ठीक है कमला, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले 50 रुपये, बाकी 100 रुपये खुले आने पर मैं तेरे घर भिजवा दूंगा, नहीं तो शाम तक दूलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। लाला ने 50 का नोट देते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे। उसने आंसू छिपाते हुए कहा और 50 रुपये का नोट लेकर अपने घर आ गई। आस पड़ोस और मोहल्ले में कमला के दर्जनों देवर जेठ, भतीजे भतीजिया और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। केवल आंगन में बैठा झबरू उसकी झटपटाहट और बेबसी देखकर रोता रहता। जब कमला को एक समय की सूखी रोटी मशयस नहीं हुई तो उसे कहाँ से कुछ मिलता। कमला को वे दिन याद आ गए जब 5 साल की उम्र में रवि का पिता उसे अनाथ बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। कमला की भी उम्र उस समय 30 से ऊपर न थी, लेकिन बेटे रवि का मुंह देखकर भगवान के सहारे कमर कस ली और जहाँ भी उसे झाड़ू पोछा बर्तन भांडी का काम मिला उसे बिना शर्म, झिझक और मेहनत से किया। अपना पेट पालने के साथ उसने रवि को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिन बाद वह माँ को भी अपने पास ले गया। 2 साल तक कमला ने बेटे बहू की लगन और अपनी पूरी सामर्थ्य से खूब सेवा की थी। बहू के खूब लाड प्यार चाव करके अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया था। 2 साल बाद लड़की होने पर भी कमला ने बहू के जापे में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और बहू के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक बहू को पलंग के नीचे पैर नहीं रखने दिया। उसका सोच पखाना तक बिस्तर पर समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुश होती थी। बच्चे की मालिश करके और नहलाने में उसे तृप्ति होती और बेटे को 2 साल मनपसंद खाना खिलाकर अपार आत्म संतुष्टि मिलती थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। घर की साफ सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिल पाता था, लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि ईश्वर ने उसकी मेहनत का उसे भरपूर फल दिया था। 30 साल के उसके विधवा जीवन का संघर्ष उसके लिए खुशियों तथा आराम का समय लेकर आया था। रवि और बहू उसे माँ कहकर कोई काम बताते तो वह झूम उठती और आधी रात को उठकर भी उनके लिए चाय कॉफ़ी बना कर देती। उसे गर्व होता कि उनके बेटा बहू ने उसे कितने प्यार और अपनत्व से बुलाया है। वह पोती के रोने पर उठकर दौड़ी आती और उसे अपनी बाहों में भरकर
झुलाकर नींद थकावट सब भूल जाती। उसके हृदय में ममता तथा वात्सल्य का ज्वार आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। इससे अधिक की उसने ईश्वर से कभी कामना भी न की थी। लेकिन संसार में कैसा ऐसा कब हुआ कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार ही मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उनके देखने में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने सुना था कि रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से जरूर छल किया और राम को वनवास दिलवाया था। लेकिन उसने भी अपने बेटे से प्यार के वशीभूत किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे को राजगद्दी दिलवानी थी? मैंने तो रवि को शादी होते ही उसके हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ में रख दी तो मैंने उनसे क्या खा लिया? उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर बहू के सुपुर्द करती थी। क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके? लेकिन छिनाल ने ऐसा प्रपंच रचाया कि अगर कैकेयी भी देखती तो गस खा जाती। बैंक की सीलबंद गड्डी में से 1000 रुपये गायब हो जाना किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन रवि की अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए? वह तो सब जानता समझता था कि सीलबंद गड्डी में से सिर्फ 1000 रुपये कैसे गायब हो सकते हैं। उसने भी आंखें नीची करके बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत से क्या उम्मीद करूं कि मुझे प्यार और श्रद्धा से अपने साथ लेकर रहेगा। जितने दिन मैं नौकरानी की तरह उनकी सेवा करती रही उसने अपने साथ रखा, और जब उसका काम निकल गया तो मुझे बहाने से गांव में छोड़ गया। धिक्कार है ऐसे जोरू के गुलाम पर, थू तेरी अफसरी पर, नालायक कपूत। लेकिन बेटा, ये दिन तेरी जिंदगी में भी जल्द ही आने वाले हैं। जा, भगवान तेरा भला करे, तू दूधो नहाए और पूतो फले। तेरे घर में भी ऐसा ही पूत पैदा हो जो तुझे पलकों की छाँव में रखे। मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगी और ना यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। मरते मर जाऊँगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तो तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मात्र ऋण से मुक्त किया। अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। क्या करूँगी और कहाँ रहूँगी? रवि, तू आखिर तक माँ की सूरत न देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू और गले से हिचकी निकल पड़ी। तू अपनी घरवाली के कहे में चलना और उसे खुश रखना। माँ का क्या है? माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक ही काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता है और आखिरी सांस तक का साथ होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरों के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद भी मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनाने लायक बनाया था। तू खूब तरक्की करके सबसे बड़ा अफसर बनना और अपने बीवी बच्चों को खुश रखना। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सिसकियों का रूप ले लिया। आज मिले 50 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा और एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास आ गई। लाला से पहली बार मिला 50 का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर इस संदूक में रख दिया था। संदूक में पति और खुद के कुछ नए पुराने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया गया था। आंसू भरी आंखों तथा नाक से बहते स्राव को पोंछकर वह कपड़ों के बीच रखे नोटों को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का छोटा सा लाल टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला। 3-4 बार कपड़े उलट पुलट करने के बाद वह निराश सी सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद सोचने के बाद वह एक बार फिर आंखें पोंछकर उठी और एक एक कपड़ा कर निकाल कर झाड़ने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में घुस गया था। उसके धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह आश्वस्त हो गई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला नोट एक साथ सावधानी से पल्लू में बांध लिया।
संदूक में सबसे नीचे उसे गोटे से चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया, जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुंह से एक करहा निकली। उसने डबडबाई आंखों और कपकपाते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और अपने माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू और वीरान पड़े चूल्हे पर दीवार झुका हुआ नीम का पेड़ भी सिसक उठा। जिस दिन से कमला माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से केवल दुख और तकलीफ के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया था। पति के साथ वह लोगों के खेतों में मजदूरी करती और उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और उनके बताए सभी काम 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था। और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। कुछ सेंत होने के बाद उसने संदूक में झांका तो कोने में उसे एक और लाल कपड़ा नजर आया। पति को अर्थी पर उतारने से पहले उसके जेठ ने पति के कानों में पहनी मुर्कियाँ और गले में पहना हनुमान जी की छाप दिखाता ताबीज़ निकाल कर दिया था। सुहाग की निशानी के रूप में माँ द्वारा दिया गया कमला के नाक का कोका और कानों की छोटी छोटी बालियों का जोड़ा भी साथ था, जो उसने लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया था। शायद माँ ने एक जोड़ी चांदी की पाजेब भी उसे पहनाई थी, लेकिन खेतों में काम करते करते कब टूट गई पता ही नहीं चला। पति की इतनी हैसियत नहीं थी कि उन्हें जुड़वा देता। माँ बाप ने ये 4 चीज़ें देकर उस समय शायद 500,000 रुपये कर्ज लिया हो, किंतु गांव में खूब वाहवाही लूटी थी। पति की मौत के बाद शादी की 4 निशानी उसने निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैले में शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तय करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोपड़े के दरवाजे पे ताला लगाकर आंगन में आ गए। जबरू उनके पैरों में लौटने लगा। शायद वह उसके आखिरी फैसले को जान गया था। कमला ने क्षण भर उन्हें सहलाया और वहाँ से निकल पड़ी। कुछ शरारती बच्चे सहसूत और बेरी के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उबलती लू गर्मी से बचने के लिए घरों में डूब के अपने अभिभावकों की मजबूरियों का लाभ उठाकर वे चोरी छिपे या पेड़ों के साथ मारामारी कर रहे थे। कमला का संतृप्त हृदय से बाहर बहती लू की परवाह किए बिना बस स्टैंड की ओर बढ़ी जा रही थी। उसका सिर धूप से उबलने लगा था, किंतु पाँव रुकने का नाम न लेते थे। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन से ऊपर का भाग कपड़े से छुपाए हुए थे। कमला खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही, फिर छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने रखी बेंच पर बैठ गई। 2 दिन से खाली पेट थी कमला। चाय की दुकान पर शीशे के पारदर्शी मर्तबान में बिस्कुट और लंबे लंबे फैन नजर आ रहे थे। कमला ने 1.5 महीने से चाय न पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबानों पर नजरें गड़ाए देखा तो उसने आकर पूछा, माई चाय पियोगी क्या? वह तो चाय का स्वाद ही भूल गई थी। उसने सूखे गले से कहा हाँ और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वह हाँ शब्द को उसके बिना आवाज़ निकले उच्चारण से ही समझ गया। उसने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई बिस्कुट दूँ या फैन? बिस्कुट कितने का है? उसने डरते डरते पूछा। 5 रुपए की चाय और 5 रुपए का बिस्कुट। कितने बिस्कुट दूँ? फैन भी 5 का ही है। बिस्कुट 2 बिस्कुट दे दो, उसने साहस कर कहा। कमला ने चाय के साथ 2 बिस्किट खाए तो टिमटिमाते दीपक की बत्ती जैसे तेल नहीं प्राणों से आर्द्र हो गई थी। उसने साड़ी के पल्लू से खोलकर 2 में से 1 नोट 50 का उसे दे दिया और शेष मिले 35 रुपए 50 के नोट के साथ पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी तो यात्रियों में कुछ हलचल हुई। कुछ उतरे सवारियों को देखकर 1-2 रिक्शा वाले भी घंटी गनगनाते वहां पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्लाकर रूट के भिन्न भिन्न गांव के नाम पुकारने लगा। कमला ने अपने गांव का नाम सुना तो वह भी आकर बस में बैठ गई। गिनती की ही सवारियां थीं। बस स्टैंड पर धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी, लेकिन कंडक्टर को उतनी सवारियों से संतुष्टि न थी।
वह जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था कि इसके बाद दूसरी कोई बस नहीं है। अगर कोई मुसाफिर चूक गया तो उसे रात भर बस स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। वह चिल्लाता रहा। वहाँ कोई पीछे रहने वाला नहीं था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कस खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर यात्रियों की उम्मीद में बस के दरवाजे में खड़ा गाँव के नाम पुकारता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद उसने टिकट काटना शुरू किया। कमला ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर उसके गांव की ओर जाने वाले उबड़ खाबड़ रास्ते को धुंधलाई आंखों से देखने लगी। 2 ढाई घंटे तक खेतों में बस पूर्वों ढाणियों तथा गांव की सवारियां उतारती। बस एक पूर्वे के पास जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि बस के आगे लाइटें बल्ब टूट चुका है। अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव का नज़दीक ही है। सवारियां उतर कर अपने घर चली जाएं। बस में कमला के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री ही बचा था, जो नीचे उतरकर एक दिशा में दूर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गए। कमला को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और घास को रोंदती हुई बस जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस चली गई। कमला 2 झोपड़े के पूर्वे के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई कमला को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उनका बचपन बीता था आज वही उनकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह अंधेरे में अंदाजा लगाती हुई कुछ आगे बढ़ी तो एक औरत झोपड़े से निकलकर उसकी तरफ आई। वह उसे देखकर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, तुम आ गई माँ। मैं अष्टमी की अढ़ाई करके भोर के तड़के से तेरी बाट जो रही थी। पड़ोस की 2 कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई पड़ी से उनसे भी भोग ना लगाया, पर माँ मेरा व्रत खुलवाने तू खुद चलकर आ गई। मेरा तो भाग खुल गया। आ माँ भीतर आ, मेरा मर्द भी भूखा बैठा से। आजा माँ। वह कमला को झोपड़े में ले आई। उसका घरवाला उसे देखते ही उठा और उसके पैरों में लौट गया। माता के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल रही होगी, लेकिन भूख और कंगाली में कमला से भी बूढ़े जान पड़ रहे थे। वे कंकाल स्वरूप मजदूर कमला को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने उसे जंगली घास के आसन पर बैठाकर पहले चरण पखारे और फिर चूल्हे की आड़ में टिमटिमाया दिया सिल्वर की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक किया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। कमला ने 2 दिन में केवल बस स्टैंड पर 1 कप चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए थे। वह लोने चने और लपसी भर पेट खाकर तृप्त हो गए। उसकी भूख से झटपटाती आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श कर अपना उपवास खोला और वहीं झोपड़े में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माता को सुला दिया और भोजन के पश्चात वे भी वहीं एक कोने में जमीन पर लेट गए। नींद और थकावट ने पेट भर भोजन मिलने के बाद कमला की आंखों को बोझिल बना दिया था। लेटते ही वह गहरी नींद में सो गई थी। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसे लगा वह जिंदगी में पहली बार रोई है। ऐसा सुख तथा शांति उसे कभी नसीब ही नहीं हुई थी। वह अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा भाव और आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसे आज से पहले इतनी उत्साह और खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। आज उसे समस्त संसार हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। सुबह उठकर उसने बताया कि वह उसके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से हार थक कर फिर अपनी जन्मभूमि में लौटी है। यदि बस उसे उसके मायके गांव में ही पहुंचा देती तो शायद वह उसके घर का अन्न जल ग्रहण न कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूखी आत्मा की सेवा करने का मौका दिया। माता की माया अपरंपार है। वह अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय हो। कमला ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपना घर गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप ही उठ रहे थे।
गांव ज़्यादा दूर न था। वह कल्पनाओं में डूबी कुछ देर में ही अपने घर पहुंच गई, जिसके उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सगा कोई भाई न था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसे अपनी घर गृहस्थी से भी कभी समय न मिलता था। रवि के पिता के साथ शुरू शुरू में एक दो बार माता पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश में उसका सबसे नाता टूट गया था। केवल वह उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। वर्षों पश्चात उसने अपने बचपन के घर आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में ही उसके बचपन की यादें उसके सामने घूम गई। घर का फूस उड़ गया था और ओसारे की फटी पुरानी बोरियों के टाट डालकर पशु बांधने लायक बनाया हुआ था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार और दूसरी ओर फूस की टाटी बंधी थी। अरे कमला, जीजी तू अचानक यहाँ से उतर आई। सामने के आंगन में बुहारी निकालती महिला ने चौंकते हुए लगभग चिल्लाकर कहा और बुहारी हाथ में पकड़े उसके पास आ गई। रमा, कैसी है जीजी तू? कमला ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री की अचानक कैसे, किसके साथ आ गई? साथ कौन किसका करता है जीजी? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी। अब मैं भी तेरे साथ रहूँगी। क्यों, रवि ने घर से निकाल दिया? नहीं रामा, मुझे रवि क्यों निकालेगा? वह तो बहुत गिड़गिड़ा है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सब मेरे साथ की हो इसलिए, और गांव में मोटर गाड़ियों का हो हल्ला भी नहीं है। तू भी तो किशोर के साथ बड़े शहर में रही थी ना? किशोर भी बहुत बड़ा अफसर है, फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? तू मत पूछ जीजी, बेटा बड़ा अफसर अपने बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में एक खाट की जगह और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी है। मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गांव में आ गई। अपनी हिम्मत से जो बन पड़ता है उतना सुमन के साथ कर लेती हूँ, और दोनों वक्त रूखी सूखी ही सही भर पेट खाकर चैन से सो जाती हूँ। सुमन भी तेरे साथ रहती है और उसके बाल बच्चे भी साथ में हैं? कमला ने पूछा। हाँ, क्या बताऊँ जीजी, मर्द सारे एक जैसे ही होते हैं। एक रात वह सुमन और उनके 3 बच्चों को सोता छोड़कर कहीं चला गया। कई दिनों तक तो बेचारे ने उसे खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की दया से उनके दोनों लड़के कमाने लगे हैं और लड़की घर का कामकाज संभाल लेती है। वह कड़वाहट से भरकर हाँफने लगी थी, इसलिए वहीं बैठ गई। कमला के पास कहने सुनने को कुछ न बचा था। वह अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने सुमन को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया। फिर छत के फूस को समेटकर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वह छितराया छितराया सा दिख रहा था। उसने लकड़ी की मदद से दरवाजे को उसकी चूल पर खड़ा किया। साकल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाज़ा बंद किया और रमा के पास आकर बैठ गई। उसने बातों बातों में ही सब जान लिया कि कहाँ क्या मिल सकता है। सुमन ने रात की बची बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन होते ही वह अपने घर आई और थैला फूस के नीचे छुपाकर गांव में निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचा ताऊ, भाई बहन और भतीजे भतीजियाँ उसे मिली। दोपहर तक वह पूरे गांव में घूमती रही, जिससे उसे घर को फिर से घर बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वह गांव के एकमात्र सुनार से भी मिली। उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाई। पुराना सोना देखकर अनुभव सुनार की आंखों में चमक उठी। उसने कहा, जीजी, कमला अगर ज़्यादा अड़ी नहीं है तो यह सोना अपने पास रख ले, फिर ऐसा सोना दोबारा नहीं मिलेगा। कहे तो गहने गिरवी रखकर तुझे 5-10 हज़ार रुपये उधार दे दूँ। नहीं भाई, अब किस दिन के लिए इसे संभाल कर रखूँगी? सब काम तो निपट गए हैं। तुम इसे खरीद कर आज का दाम मुझे दे दो, मेरे बहुत से काम पूरे हो जाएंगे। तेरी मर्जी जीजी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। तेरा खरा सोना भी बच जाता और महीने 2 महीने में तू रुपए उधार कर जेवर छुड़ा लेती। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 2,000 रुपये तोला दिया था, लेकिन आज खरे सोने का भाव 40,000 रुपये तोला है।
बिना खोट काटे कुल तोला आधा तोला होता है, मैं 20,000 रुपये देता हूँ। तू अपनी बड़ी बहन से बेईमानी थोड़े ही ना करेगा, जितने बनते हैं दे दे। तुम भैयों के भरोसे ही तो मैं गांव आई हूँ, कमला ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। हिम्मत और हौसले से चिट्ठी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ, मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ कर पाई तो ठीक, नहीं तो जैसा है उसी में काम चलाऊँगी। पहले कौन सी राजगद्दी छोड़कर आई हूँ, सोच समझकर किफ़ायत में काम करूँगी। जिंदगी भर भूखे पेट हांड फेरती रहती, अब खाने की तो फिक्र नहीं है। जिंदगी भर रूखी सूखी मिल गई तो खा ली, नहीं पानी पीकर सो गई। अब भी काम करूँगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूँगी। अब तो 2 पैसे भी हाथ में हैं, मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी भी नहीं। हिम्मत क्यों हारूं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत से कमा कर खा लूँगी। जिंदगी 1 सप्ताह में ही कमला ने माता पिता के खंडर को हो गए घर को फिर नया बना लिया। छप्पर पर नई छांद लगवाई, दरवाजे की साकल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवारों की लिपाई पुताई करवाकर नया घर बना दिया। कोने में पड़ी माँ की चक्की में किला मयानी डलवाई और ओसारे को ईंट की दीवार खड़ी करवाकर पशु बांधने लायक बना लिया। उसने पड़ोस के गांव से 10,000 रुपये में एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी पार्टी भी थी। कमला उस गांव की बेटी थी और सभी से भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और घास खोद कर ले आती और अपने दोनों जानवरों की तन मन से सेवा करती। 2 वक्त का बाहर से दूध गांव वालों को बेचती और खुद भी दिन भर उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों के जमावन का भी वह घी निकालती और ज़रूरतमंदों को छाछ मुफ्त में बांटती। कमला के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला, उसकी कड़ी मेहनत। साल भर में ही उसकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगा था। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वह किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती। वह उनके लिए घास खोद कर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ कर नहलाती और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उसकी उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठ जाते। वे अपनी भिन्न भिन्न समस्याओं पर उनसे बातें करते और तत्काल हल मिल जाने पर खुश हो जाते। साल भर में ही कमला का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी कमला को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। कमला ने अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर उसे सर्वसम्पत्ति से गांव की सरपंच चुन लिया। सबने उसकी बात मानने और उसे हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, तो वह भी सहमत हो गई। अपनी भैंस और उसकी पार्टी की देखभाल के अलावा उसके पास काम भी क्या था। सबसे बातें करके वह उसके दुख दर्द में भागीदार बनकर उसे बहुत संतोष और सुखी का अनुभव होता। गोधूली बेला का समय था। सानी पानी से भैंस को तृप्त कर कमला ने दूध धुने से पहले उसकी पार्टी को पोसाने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को चूम लें, चाट कर धुलार कर सके। अपने बच्चे को दूध पिलाकर माँ को जिस अपार आनंद तथा संतोष का अनुभव होता होगा, यह माँ ही बता सकती है। पिता कभी उस परम सुख का स्वाद चख ही नहीं सकता। वह दूध की बाल्टी अंदर रखकर पार्टी को खींचकर उस खुट्टे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती पार्टी उसके काबू नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया और वृद्धा को पार्टी के साथ जूझती देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर पार्टी की रस्सी खूंटे से बांध दी। कमला ने हाँफते हुए उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करने लगे। राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली शारदा का बेटा सुनील। उसने झुककर उसके पाँव छुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे कैसे देखती हो, कैसे पहचानती? तुम्हारी शादी के 30 साल बाद मैं पैदा हुआ था। मैंने भी तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। मामा रवि जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ कर गए थे, वह ड्राइवर भी उसी अख्तर में है जहाँ मैं हूँ।
मेरी माँ ने बताया कि रवि की माँ मेरी माँ की बचपन की सहेली तुम आई हो। मैं तो खुश हो गया कि मेरे साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। उसने खुलासा किया। अच्छा किया बेटा, तो रवि के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा रवि? साहब और उनके बाल बच्चे सब मज़े में है। साहब के दूसरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी थी। मेम साहब और बच्चे सब साथ में थे। नानी कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी सुथरी बहू? तू मिला था तेरी मामी से? ना, मैं दफ्तर का मामूली चपरासी उनके पास कैसे जाता? दूर से देखा, उसके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम, शायद हाथ लगने से मैले हो जाए। देखकर ही मन खुश हो गया। मेरा तो बहुत ही दयालु है रवि। दोनों वीर मर्द, बुजुर्गों की पेंशन करने वाले। मेरा साहब ही उसके नज़दीक था। मेम साहब के कहने पर उसके माता पिता की मेरे साहब ने पेंशन चालू कर दी थी। सब तकदीर की बात है बेटा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने ठंडी आ भरी। नानी तू कहे तो मैं मेरे अफसर से कहकर तेरी भी पेंशन चालू करवा दूँ। सरकार बुजुर्गों को महीने के 1,000 रुपये देती है। इस महीने से मेरी माँ की भी पेंशन चालू करने का वादा किया है मेरे साहब ने। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तेरे हाथ में है तो ज़रूर करवा। गांव के बूढ़े बडेरों का भला हो जाएगा। सब तुझे आशीष देंगे। नानी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाले तो साहब हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा तो ज़रूर मान जाएंगे। मुझे उम्मीद है वे मुझे निराश नहीं करेंगे। उनका तो काम ही है बुजुर्गों की पेंशन करना। बहुत भला काम करता है बेटा। तू तेरे साहब को गांव में बुलाएगा तो मैं भी उनके दर्शन कर लूँगा। बेटा तेरे अफसर को ज़रूर बुलाना। जिंदगी ने कमला को इतना तपाया कि उसे बंद रंगगवार मजदूरन से शुद्ध तथा अनमोल कंचन बना दिया। भूख लाचारी और झटपटाहट से उसे संतोषी, निर्लिप्त तथा सहनशील बना दिया। गांव से दूर पूर्वे में मिले देवी के आश्वासन उपासक पति पत्नी ने उसके संतृप्त हृदय को निस्वार्थ, त्यागी, सर्वहितैषी बना दिया। सुनील के बताए पेंसिल के नुस्खे में उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव की बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलने लगी। कमला ने उन्हें सलाह दी कि सब 10-10 रुपये बचाकर पंचायत के पास जमा करें, जो आड़ी भीड़ में उनके काम आएंगे। रात के अंधेरे में उसे आश्रय तथा भोजन देने वाले पड़ोसी पूर्वे के मजदूर पति पत्नी को भी उसने साहब के सामने पेश करके उनकी पेंशन शुरू करवा दी। कमला ने उन्हें भी एक पार्टी दिलवाई और मेहनत से उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की तरफ से उसके पूर्वे के पास सुनसान जंगल में कुआं बनवाकर मुसाफिरों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था करवा दी। उसने नीम के नीचे लगने वाली पंचायत के लिए भी 3 कमरे का बड़ा पंचायत घर बनवाया, जो बच्चों के स्कूल तथा गांव में होने वाले ब्याह शादी में काम आने से उसने वाहवाही लूटी। शादी के मौके पर किसी ने ज़रूरत पड़ने पर उनसे दूध मांगा तो उसने ज़रूरत के हिसाब एक समय का पूरा दूध दे दिया। गांव में किसी की शादी होती वह खुद आशीर्वाद देने पहुंचती और शगुन के साथ नगद रुपए देकर मदद करती। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थी। किसी को कोई भी परेशानी होती या किसी को कोई ज़रूरत होती तो वह उसके पास दौड़े आते और वह उसकी यथासंभव सहायता भी करती। 2 साल में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली कमली 60 साल तक जिंदगी से जूझती कमला बनकर आज आस पड़ोस के गांव की पूज्य कमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उपला दूध मिलाकर कमला ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने बहुत ही स्नेह और प्यार से उसका मुंह सहलाया और उसे गले से लगाकर बैठ गई। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रही, फिर सीधी बैठकर बोली, सीलो, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। कभी हंसाती है, कभी खूब रुलाती है। कभी भूख से झटपटा कर आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से गदरा कर कुलांछे भरने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए और आज तेरे सहयोग और साथ से मैं महारानी बनी बैठी हूँ। सीलो, मुझे तो एक ही बात समझ आई है
कि इंसान को न तो कभी हार माननी चाहिए और न ही कभी घमंड में बावला होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक है, उसे सबकी चिंता है। वह अनाम, अरूप, अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे उसकी मौज करती है वह वैसे ही उसे नचाता है और उसके इशारे पर सब नाचते हैं।